हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल टीजीटी पीजीटी मैथ्स गुरुकुल। तो हम लास्ट क्लास में हमने यहाँ पे 130 तक क्वेश्चन किए थे हमारे, जो हम एस्टेट पीजीटी 2023 वाला पेपर सोल्व कर रहे थे। तो आज हम 131 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर आपको इसमें कोई भी डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। तो हमारा 131 क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ साइन 55 डिग्री, कोस 35 डिग्री प्लस कोट 1 डिग्री, कोट 2 डिग्री, कोट 3 डिग्री प्लस सोन कोट 90 डिग्री अपोन में 1 + 2 + 3 सोन कितना है 90। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? देखो यहाँ पे देखो, साइन 55 डिग्री को मैं क्या लिख सकती हूँ? साइन 55 डिग्री को कोस 90 - 55 लिख सकते हैं ना। 90 - 55 ये कितना है? कोस 35 है। ये प्लस देखो, कोट 90 डिग्री कितना होता है? कोट 90 डिग्री होता है 0। तो ये वाली पूरी टर्म 0 और 0/0 0 हो गया। तो यहाँ से कोस कितना आएगा? यहाँ से कोस 35 डिग्री आएगा और अपोन में क्या हो जाएगा? कोस 35 डिग्री। तो वैल्यू कितनी आएगी? 1। आंसर कितना आएगा? बी पार्ट 1 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए ट्रैंगल एंड ए पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस एंड द सेम एरिया। वो कह रहा है कि एक ट्रैंगल और एक पैरेललोग्राम है, हैव द सेम बेस एंड सेम एरिया। देखो पैरेललोग्राम ऐसे होता है हमारा, ऐसे लेंगे पैरेललोग्राम को। ठीक है, वो कह रहे हैं कि सेम बेस, दोनों का बेस सेम है। एक ट्रायंगल बनाई मैंने ऐसे, मान लो ऐसे। तो इस पैरेललोग्राम का, जो ये पैरेललोग्राम है और इस ट्रायंगल का सेम एरिया है दोनों का, और बेस भी सेम है। वो कह रहा है कि इफ़ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल्स आर 26, 28 एंड 30 एंड द पैरेललोग्राम स्टैंड ऑन द बेस 28 सेंटीमीटर, देन द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम इज। वो कह रहा है कि दोनों का बेस सेम है। बेस कितना है? 28, और साइड कौन कौन सी? ये 26 है और ये 30 है। तो कह रहा है कि हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम, हाइट कैसे? ये वाली, ये हाइट बतानी है हमने पैरेललोग्राम की। तो देखो कैसे होगा ये वाला। अब एरिया इन दोनों का सेम है, हम क्या करेंगे? ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे। और हमारा पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है? हमारा बेस इंटू हाइट इक्वल्स टू एरिया होता है। एरिया ऑफ, मान लो इसको ABCD नाम दिया हमने, इसको E नाम दे दिया, E नाम दे दिया इसको। तो एरिया किसका? इस पैरेललोग्राम का। पैरेललोग्राम का एरिया कौन सी का? ABCD का। एरिया कितना आएगा? बेस इंटू हाइट आएगा। बेस मुझे पता है 28 है, तो मुझे हाइट निकालनी है ना। और एरिया इसका, मतलब जो हमारी पैरेललोग्राम है ना, पैरेललोग्राम का एरिया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, और इक्वल है एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल के एरिया के इक्वल है। तो हम ट्रायंगल का एरिया निकाल के यहाँ पे पुट कर देंगे, क्योंकि दोनों का सेम है। तो यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि बेस तो हमें पता है ना 28 है। तो देखो ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल कौन सी है? ABE ट्रायंगल है, ABE ट्रायंगल है। इसका एरिया कैसे निकालेंगे? तीनों साइड पता है हमें। पहले क्या निकालेंगे? पैरामीटर निकालेंगे। कितना आएगा? 28 + 30 + 26 निकालेंगे। कितना आया? 8 और 6 14, 3 और 2 5, 2 7 और 1 8। सेमी पैरामीटर निकालते हैं एरिया के लिए। कितना आएगा? 4 और 2 42 आ गया। देखो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? सेमी पैरामीटर 42। 42 - 26 करेंगे, कितना आया? 4 16 आएगा। 16, 42 में से 28 गया, कितना आएगा? 14 आएगा। और 30 करेंगे, कितना आएगा? 12 आएगा। हो गया ये। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा? इसको तोड़ो यहाँ से, 7 6 42 हो गया ये 6 पे, और ये 4 का स्क्वायर है ही, और ये 7 × 2 हो जाएगा ये वाला। तो यहाँ से 7 का स्क्वायर × 2 हो गया। ये 4 × 3 है। दोबारा देखते हैं, देखो क्या बनेगा। ये 7 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, इसको 2 × 3 तोड़ दो। ठीक है, इसको और इस 2 को कंबाइन कर लेंगे। क्या आया? 7 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये वाला 4 का स्क्वायर, और ये 2, ये 4 हो गया, और एक 4 ये रहा, तो एक 4 का और स्क्वायर। ठीक है, कितना आया? 7 × 3 × 4 × 4 हो जाएगा हमारा। कितना आएगा? 7 या 21, और 21 चौक 84, 84 × 4 आ गया भाई। 4 चौके 16, और 4 8 32, और एक कितना आ जाएगा? 33। ठीक है, 336 आया भाई हमारा एरिया। ट्रायंगल का एरिया कितना है? 336 आया। यहाँ पे पुट कर देंगे 336। तो h कितना आएगा मेरा? 336/28। 7 पे काटेंगे, 7 चौक 28, और 7 पे 4 पे ही जाएगा ना ये वाला भी। हाँ 4 पे ही काट देंगे इसको। 7 चौक 28,
28, 29, 30, 5 और 7, 8, 56 और ये कितना आएगा 4 और 2 8, 12 चौक 48। एच कितना आया मेरा 12 आएगा। ठीक है, तो हाइट कितनी आई 12 आएगी। तो ऐसे आएगा भी ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, let a b and c be the positive integers such that k b by a is an integer if a b and c are in geometric progression and the arithmetic mean of a b c is b plus 2 then the value of this। देखो क्या दिया हुआ है, दे रहा है कि भी ए बी सी क्या है, यहाँ पे देखो ए बी सी इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एक जीपी है ए बी सी। ठीक है, और अर्थमेटिक मीन कितना दिया हुआ है ए बी सी का बी प्लस 2 दिया हुआ है। अब देखो अगर वो कह रहा है कि ए बी सी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी भी है और जो बी बाय ए है ना, जो रेशियो आती है हमारी, वो भी एक इंटीजर है। क्या दी हुई है, इंटीजर दी हुई है ए बी बाय ए। और क्या दिया हुआ है, अर्थमेटिक मीन दिया हुआ है ए बी सी का बी प्लस 2। अर्थमेटिक मीन कैसे लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बाई 3 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, बी प्लस 2 आ जाएगा, बी प्लस 2। इसको 1 नाम दे देते हैं। अब देखो जीपी है एक ये वाली, तो क्या ले लेंगे, ए को ए ले लेते हैं, बी को ए आर ले देंगे, सी को ए आर स्क्वायर ले देंगे, क्योंकि जीपी है ना। तो कॉमन रेशियो कितनी आ गई यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे जब हम आर आ जाएगी, यहाँ से करेंगे तब भी आर आ जाएगी। तो ये क्या बन गई, एक ए की वैल्यू कितनी आई ए, बी कितना आ गया ए आर आ गया, सी कितना आ गया ए आर स्क्वेयर आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे अब ए बी सी की। ए की वैल्यू ए है मेरी, बी की वैल्यू ए आर है, सी की वैल्यू ए आर स्क्वेयर है, अपॉन में 3 है, और b की वैल्यू कितनी है ए आर प्लस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 3 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, a प्लस ए आर स्क्वायर इक्वल्स टू 3ar प्लस कितना हो गया 6 हो गया। ठीक है, इसको देखो ए आर स्क्वायर इधर आके ये -3 तो माइनस का 2ar और ये कितना हो जाएगा प्लस a और इक्वल टू में कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है, अब देखो a कॉमन निकालेंगे, कितना आया आर स्क्वायर माइनस 2r प्लस 1 इक्वल्स टू 6 हो गया। और देखो ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, r माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 6 आ गया मेरा। अब देखो 2 की मल्टीप्लाई 6 आ रही है। ठीक है, अब r पे क्या रिस्ट्रिक्शन थी, जो मेरा r था वो एक इंटीजर आ रहा है, दिया हुआ था ना कि भी जो b बाय a है, b बाय a ही तो है मेरा r, b बाय ए है ना r कॉमन रेशो। r पे क्या रिस्ट्रिक्शन थी कि भी मेरा r है ना एक इंटीजर बनेगा। अब देखो मुझे है ना r माइनस वन को 1 ही लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं मान लो r माइनस 1 का स्क्वायर है, अगर इसको पहले देखो 6 को कितने में तोड़ सकते हैं हम, या तो 6 × 1 ही टूटेगा ये, या फिर 2 × 3 तोड़ देंगे इसको। ठीक है, तो अगर मान लो मैंने r माइनस 1 का स्क्वायर 2 ले दिया, तो r माइनस 1 कितना आया मेरा √2 आ गया। तो r की वैल्यू कितनी आई, √2 + 1 आई ना, इंटीजर नहीं आया ना मेरा। ठीक है, और अगर मैं 3 लूँगी 3 में भी √3 + 1 हो जाएगा। तो r को मैं 2 और 3 ले ही नहीं ले सकती ना, r माइनस 1 को क्या, इसको क्या लूँगी 1 लूँगी। तो a की वैल्यू मुझे क्या लेनी पड़ेगी 6 लेनी पड़ेगी। a की वैल्यू क्या लेंगे हम 6 लेंगे। देखो भाई a की वैल्यू आई फिर मेरी 6। तो अब वैल्यू किसकी निकालनी थी, a² + a - 14 अपॉन a + 1 की। तो a को 6 पुट करो यहाँ पे, 6 का स्क्वायर 36 प्लस a 6 - 14 अपॉन 6 + 1 कितना आया 7, 36 और 4 40 और 2 42, 42 में से 14 माइनस करेंगे कितना आएगा, ये 12 में से 4 गया 8 हो गया, और 3 में से 1 गया कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा 7, 7 चौक 28, 4 आएगा। b की वैल्यू कितनी आई 4 आएगी। ठीक, इसकी a² + a - 14 की वैल्यू कितनी आएगी a + 1 की 4 आएगी। देखो भी कैसे किया हमने, सबसे पहले मतलब मेन यहाँ पे क्या था कि जो ये था ना कि भी r - 1 को मान अगर मैं लूँ और तो मतलब 2 × 3 में तोड़ रहे हैं, मल्टीप्लाई है ना दोनों की, a की और इसकी, तो मैं 2 और 3 में से कुछ भी ले सकती थी, लेकिन ले नहीं सकती। क्यों नहीं ले सकती, क्योंकि r क्या है मेरा एक इंटीजर है। तो मेन यहाँ पे यही था कि भी r मेरा क्या है एक इंटीजर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाँ जी, तो इफ़ सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ एन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 1/5 टाइम्स द सम ऑफ इट्स ऑड टर्म्स देन कॉमन रेशियो इज। देखो क्या बोल रहा है, जीपी क्या होती है मेरी, जीपी सीरीज क्या होती है, ए आर स्क्वायर, AR क्यूब,
AR4 सोन ऐसे होती है। इसका सम कितना होता है मेरा A/1 माइनस आर होता है। वो बोल क्या रहा है, इफ सम ऑफ ऑल टर्म ऑफ एन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, सम ऑफ ऑल सम ले दिया हमने, ये इज 1/5 टाइम्स द सम ऑफ इट्स ओड टर्म्स। ओड टर्म्स कौन सी आएंगी हमारी, AR क्यूब, AR यहाँ पे 5 आएगा, है ना। ओड टर्म्स मतलब कौन सी आएंगी ओड हमारी, 1 फर्स्ट टर्म, फिर थर्ड ओड तो यही है ना हमारी, ये मतलब फिफ्थ टर्म AR²। क्या आई मेरी ओड टर्म्स, कौन कौन सी आई, ओड टर्म्स आएंगी AR², AR4, AR6 आएंगे सोन। तो इन यहाँ पे मेरी आर कॉमन रेशियो कितना है, ए को डिवाइड करेंगे, कॉमन रेशियो कितना आएगा यहाँ पे R² आएगा, इससे इसको डिवाइड करूंगी R² आएगा ना, तो कॉमन रेशियो आया R²। तो इसका सम क्या आएगा मेरा, इसका सम आएगा A/1 माइनस R² आया ना कॉमन रेशियो, यहाँ पे R था, यहाँ पे R²। और बोल क्या रहा है कि सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ एन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 1/5 टाइम्स, मतलब ये क्या है 1/5 टाइम। तो यहाँ से क्या करना है, बस R की वैल्यू निकालनी है। तो देखो A से A कैंसिल हो गया, यहाँ से क्या करेंगे 5 माइनस 5R² इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1 माइनस R हो गया। तो माइनस 5R², इधर आके प्लस का R, इधर आके प्लस का 4 इक्वल्स टू 0। तो देखो यहाँ से कितना आएगा ये माइनस, अगर हम कॉमन भी ले लेंगे तो माइनस मान लो हमने कॉमन ले लिया, तो 5R² माइनस R माइनस 4 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा मेरा। तो इसको फैक्टराइज करेंगे, कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कितनी आनी चाहिए -20, और उनका डिफरेंस कितना आना चाहिए -1 आना चाहिए। तो 5 को तो माइनस का ले लेते हैं और इसको 4R को इसको प्लस का ले लेंगे, -4 इक्वल्स टू 0। 5R कॉमन, R -1 आ गया, और +4 कॉमन, R -1 आ गया इक्वल्स टू 0। कितना आया 5R +4 और 5 मतलब R -1 इक्वल्स टू 0 आ गया। R की वैल्यू कितनी है, एक -4/5, एक आई 1। तो आंसर क्या आएगा मेरा, आंसर कौन सा मैच कर रहा है -4/5, आंसर कितना आएगा -4/5। तो क्या दिया था क्वेश्चन में कि भी ओड टर्म्स का सम हमने ऐसे देख लिया, और जो मतलब टोटल जो हमारी जीपी बन रही थी उसका सम ये वाला हमने ये वाला लिया। तो क्या दिया होता 1/5 दिया हुआ था सम ऑफ इट्स ओड टर्म्स। तो ऐसे करके R की वैल्यू कितनी आ गई -4/5 आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 4 स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो रिगार्डिंग एलिमेंट्स एंड सबसेट ऑफ द सेट 1 2। देखो ये क्या दिया हुआ है 1 2 सेट दिया हुआ है मेरा, एक मान लो A सेट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 1 2, और इसके अंदर मैं जब सेट वाला चैप्टर किया है हमने, सेट वाले चैप्टर में क्या किया था, यहाँ पे 1 2 3 क्या है, इसका एक एलिमेंट है भाई, मतलब है ये खुद में सेट, पर ऐसे किया था ना कि बैग के अंदर एक बैग डाल दिया आपने कि 1 2 3 भी यहाँ पे एलिमेंट है, ओनली वन ऑफ देम इज करेक्ट, विच वन इज इट, मतलब एक करेक्ट है इनमें से, वो कौन सा होगा। देखो फर्स्ट है हमारा A है, 1 2 क्या बोल रहा है कि 1 2 बिलोंग कर रहा है 1 2 और 1 2 3 में, क्या बिलोंग करेगा, ये नहीं करेगा भाई। 1 2 तो क्या है एक मेरा सबसेट नहीं बनेगा, और सबसेट की नोटेशन क्या होती थी हमारी, कंटेनमेंट होती थी ना, एलिमेंट थोड़ी है, एलिमेंट बिलोंग करता है ना सेट में, एलिमेंट नहीं है ना 1 2 तो क्या है मेरा एक सेट है, इसका सबसेट है ना 1 2, ठीक है। तो वो सबसेट है तो फिर क्या करेगा, कंटेनमेंट आएगी, बिलोंग नहीं आएगा। तो फर्स्ट क्या हो गया मेरा इनकरेक्ट हो गया। सेकंड देखो 1 2 इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ, देखो अभी बोल रही थी ना मैं कि 1 2 क्या है इसका सबसेट है, कैसे लिखेंगे हम 1 2 क्या है इसका एक सबसेट है, इस वाले सेट का क्या है 1 2 3 इसका क्या है एक सबसेट है। तो बी हमारा आंसर करेक्ट होगा। देखो नेक्स्ट है 1 2 3 इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ दिस। अब ये मत सोचना आप कि भी जैसे ये 1 2 इसका सबसेट हो गया तो 1 2 3 सबसेट क्यों नहीं है, 1 2 3 सबसेट नहीं होगा भाई, क्यों नहीं होगा, 1 2 3 एक एलिमेंट है। देखो ऊपर सेट क्या दिया हुआ है 1 2 1 2 3, अगर इसको सबसेट बनाना है ना, पता कैसे लिखेंगे, इसको सबसेट बनाना है डबल में करेंगे, क्योंकि एलिमेंट के ऊपर लगाते हैं ना हम ये नोटेशन, एलिमेंट है 1 2 3, ये वाला सेट तो एक एलिमेंट है इस सेट का, तो इसको दोबारा से ऊपर से फिर करली ब्रैकेट लगाएंगे तब ये एक क्या बनेगा सबसेट बनेगा। तो ये वाला सबसेट नहीं है, ये वाला सबसेट है, ठीक है। तो ये वाला तो गलत हो गया ना। और थर्ड क्या है 3 बिलोंगिंग्स टू, क्या 3 इस सेट का एलिमेंट है, नहीं है भाई,
क्योंकि 1 2 और ये वाला पूरा इसका एक एलिमेंट है, तो फोर्थ भी नहीं होगा। आंसर क्या आएगा हमारा? बी आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये कई बार कंफ्यूज कर देते हैं हमें, तो ऐसे होएगा। ये यहाँ पे 1 2 3 जो है ये एक पूरा सेट 1 2 3 वाला इस सेट का, इस ए सेट का एक एलिमेंट है, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा हमारा? बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, क्या दिया हुआ है? ए कर्व y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स पास थ्रू द पॉइंट 1 1, द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट P11 to the curve y equal to f of x is x minus 1 plus y minus 1 0 and the slope of the tangent at any point on the curve is proportional to the ordinate। ordinate क्या होता था हमारा? y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट होता है ना हमारा ऑफ द पॉइंट, देन द इक्वेशन ऑफ द कर्व इज, देखो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स निकालना है। क्या दिया हुआ है? वो पास कहाँ से हो रहा है? 1 1 से पास हो रहा है। कंडीशन क्या दी हुई है कि जो इक्वेशन है ना इस पॉइंट पे, नॉर्मल की जो इक्वेशन है ये है, ठीक है। तो देखो यहाँ से स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्या होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट? डी वाई बाई डी एक्स। क्या दिया हुआ है? प्रोपोर्शनल टू द ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट मतलब वाई कोऑर्डिनेट, प्रोपोर्शनल मतलब किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई होके आएगा, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स है मेरा। यहाँ से क्या करेंगे? हमने तो वाई निकालना है। वाई क्या है मेरा? एफ ऑफ एक्स है। वाई कैसे निकालेंगे? दोनों साइड इसको सेपरेट करके डी वाई अपॉन वाई हो जाएगा और के डी एक्स हो जाएगा। क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे दोनों साइड। क्या आया? log ऑफ वाई इक्वल्स टू के एक्स आएगा और प्लस क्या हो जाएगा मेरा? सी हो जाएगा। यहाँ से जब मैं एक्सपोनेंशियल लूँगी तो क्या आएगा? वाई इक्वल्स टू ई की पावर के एक्स, ई की पावर के एक्स इंटू ई की पावर सी। सेपरेट हो जाते हैं ना ये ऐसे, तो ई की पावर सी को ए मान लेंगे। क्या आएगा? ई की पावर के एक्स इंटू कॉन्स्टेंट है ना ये, तो मान सकते हैं। तो मेरा वाई क्या आया? ये आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वैल्यू किस किस की फाइंड आउट करनी है हमने? के की भी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और ए की भी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? एक तो हमें दिया हुआ है कि ये वाली जो हमारा y है वो किससे पास हो रहा है? 1 1 से पास हो रहा है। P11 पॉइंट से पास हो रहा है। 1 1 पुट करेंगे किस में? 1 इक्वेशन में पुट करेंगे। 1 आएगा, e की पावर k हो गया इंटू क्या हो गया? a हो गया। a की वैल्यू कितनी आई? यहाँ से a आया मेरा e की पावर माइनस के। कितना आया? e की पावर माइनस के आ गया। तो इसको पुट करेंगे यहाँ पे, पुट इन फर्स्ट में पुट करेंगे। y कितना हो गया? e की पावर के एक्स इंटू ई की पावर माइनस के हो गया, ठीक है। यहाँ से कितना आएगा y मेरा? इसको जब मैं कंबाइन करके k कॉमन आ जाएगा और ये x माइनस 1 आ जाएगा। अब देखो अब क्या रह गया? सिर्फ k की वैल्यू फाइंड आउट करनी रहेगी भाई। k की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? एक क्या दिया हुआ हमें? द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट P11 टू द कर्व y f ऑफ x इज दिस एंड द स्लोप ऑफ, देखो नॉर्मल की कर्व दी हुई है हमें, नॉर्मल की कर्व दी हुई है। क्या है ये दी हुई है मुझे x माइनस 1 प्लस वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से y कितना आया मेरा? माइनस एक्स प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मल का स्लोप कितना आएगा? नॉर्मल की इक्वेशन है ना ये, नॉर्मल का स्लोप कितना आएगा? यहाँ से मेरा डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा? माइनस 1 आएगा। नॉर्मल का स्लोप निकाला है भाई मैंने। और हमारे पास रिजल्ट क्या होता है कि भी स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू स्लोप ऑफ नॉर्मल इंटू स्लोप ऑफ नॉर्मल, दोनों की प्रोडक्ट क्या होती है मेरी? माइनस 1 नहीं होती है। और स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आ गया? माइनस 1 आ गया। तो यहाँ से स्लोप ऑफ टेंजेंट नहीं निकल जाएगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आएगा मेरा? माइनस 1 अपॉन माइनस 1, तो कितना आ गया? 1 आ गया। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है मेरा? डी वाई बाई डी। तो देखो डी वाई बाई डी एक्स कितना है मेरा? डी वाई बाई डी एक्स है के वाई है। यहाँ से वाई की वैल्यू 1 है और डी वाई बाई डी एक्स की भी वैल्यू 1 है। स्लोप कितना आया? 1 आया। और किस पॉइंट पे? 1 1 पॉइंट पे, ठीक है। कितना आएगा? तो यहाँ से इसकी वैल्यू 1 है और वाई की वैल्यू 1 है। के की वैल्यू कितनी आई मेरी? 1 आई। तो y कितना आएगा? के को जब मैं यहाँ पे पुट करूँगी, यहाँ पे ये वाली इक्वेशन जो सेकंड है, e की पावर में k की वैल्यू 1 और x माइनस 1। आंसर कौन सा आएगा मेरा?
डी आएगा। देखो कैसे दिया हुआ था इन्होंने, पहले तो ये वाला रिजल्ट देखा हमने कि भी जो स्लोप है, जो मेरा स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो प्रोपोर्शनल दिया हुआ था वाई कोऑर्डिनेट के, ठीक है। यहाँ से हमने वाई की वैल्यू निकाली, फिर कंडीशन लगाई। क्या कंडीशन, पहले कांस्टेंट निकाला ये वाला, फिर नॉर्मल की इक्वेशन दी थी, वहाँ से स्लोप निकाला, स्लोप ऑफ नॉर्मल इंटू स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारा -1 होता है। यहाँ से हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लिया और फिर यहाँ पे y की वैल्यू आ गई, k की वैल्यू निकाल ली, कांस्टेंट की वैल्यू, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हमारा द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दिया हुआ है, द डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx √1 - y² डेटरमाइन फैमिली ऑफ सर्कल्स विद, मतलब हमने y की यहाँ पे देखना है कि क्या इक्वेशन बनेगी, मतलब जो फैमिली ऑफ सर्कल बनेगा वो कैसा बनेगा, उसकी रेडियस कैसे होगी, सेंटर क्या होगा। देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y dy और अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा √1 - y² इक्वल टू क्या आएगा, dx आ जाएगा। दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे, इसको 1 - y² को पुट करते हैं, किसको पुट करेंगे यहाँ पे 1 - y² को पुट कर देते हैं, 1 - y² को पुट किया t, ठीक है। क्या आया -2y dy इक्वल्स टू dt, दोनों साइड डेरिवेटिव कर दिया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे और -2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो -2y dy की जगह पे क्या आएगा, dt आएगा, क्या आएगा dt आएगा। नीचे क्या आया, माइनस ऊपर चला गया 2 और 1 - t y² को t पुट किया है तो √t हो जाएगा, इधर क्या आएगा dx आएगा। तो देखो इंटीग्रेशन करेंगे, -1/2 बाहर, t की ऊपर जाके -1/2 हो जाएगा, -1/2 + 1 कितना आएगा 1/2 आएगा, और नीचे 1/2 करेंगे तो ऊपर हो जाएगा ये, मतलब ये ऊपर जाके t हो जाएगा, -1/2 + 1 1/2 और नीचे 1/2 आएगा, फिर माइनस का है और ये क्या आएगा x + c आ जाएगा। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस कितना आया ये -√t है, तो t की वैल्यू कितनी थी √1 - y² इक्वल टू x + c हो जाएगा, ठीक है। दोनों साइड क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे क्या आएगा 1 - y² इक्वल्स टू x + c का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या आएगा y, इसको उधर लेके जाएंगे, y² + x + c का स्क्वायर इक्वल टू 1 आया। तो देखो हमारी उसकी सर्कल की इक्वेशन क्या होती थी, x² + y² इक्वल टू 1 है, ये क्या होती थी, रेडियस होती थी। तो रेडियस क्या आई मेरी, फिक्स रेडियस आई ना। तो देखो वेरिएबल रेडियस, वेरिएबल रेडियस तो है ही नहीं, फिक्स है रेडियस, तो ये तो नहीं आएगा। इसमें भी वेरिएबल रेडियस एंड फिक्स्ड सेंटर एट 0 - 1 नहीं है भाई, फिक्स्ड रेडियस 1 एंड वेरिएबल सेंटर अलोंग एक्स एक्सिस। देखो सेंटर क्या आएगा इसका -c 0 आएगा, माइनस ऐसे ही होता है ना, x माइनस में होता है यहाँ पे जो भी, और यहाँ पे y -0 है, सेंटर क्या आया मेरा -c0 आए। वो कह रहा है कि फिक्स रेडियस है 1 एंड द वेरिएबल सेंटर्स अलोंग x एक्सिस। तो वेरी कहाँ पे वेरी कर रहा है, x एक्सिस के अलोंग ही कर रहा है ना हमारा वेरी सेंटर। तो आंसर क्या आएगा मेरा c आएगा। डी ऑप्शन क्या था, फिक्स्ड रेडियस 1 एंड वेरिएबल सेंटर अलोंग y एक्सिस। y एक्सिस के अलोंग कब होता सेंटर, अगर मेरा 0 c आता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया -c0 आया मेरा, क्या आया है सेंटर आया, ठीक है। और रेडियस कितनी आई, रेडियस आई है 1, तो आंसर क्या आएगा हमारा थर्ड आएगा। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ a एंड b आर 2 यूनिट वेक्टर्स एंड थीटा इज एंगल बिटवीन देम देन a - b अपॉन 2 इज इक्वल टू, मतलब ये क्या आएगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा हमारा, मोड ऑफ दिस। तो देखो क्या होता था कि भी a वेक्टर माइनस b वेक्टर के मोड का अगर मैं स्क्वायर लूँ, क्या आता था a का स्क्वायर प्लस b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, माइनस क्या आता था, इनके बीच में एंगल कौन सा होता है हमारा कोस थीटा, तो क्या आता था हमारा कोस थीटा आता था, ठीक है। यहाँ से क्या दिए हुए हैं, ए और बी दोनों यूनिट वेक्टर्स दिए हुए हैं, तो मैग्नीट्यूड कितना होगा, यूनिट वेक्टर हैं तो उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, 1 होगा। तो क्या आया ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर, इसका भी मैग्नीट्यूड 1, इसका भी -2, ये 1 1 हो गया, तो क्या आएगा कोस थीटा आएगा। कितना आया 2 कॉमन आ गया, 1 माइनस कोस थीटा, क्या आया a माइनस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो 1 माइनस कोस थीटा है, तो कोस थीटा का क्या फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है ना, 2 माइनस है तो 2 sin स्क्वायर, प्लस है तो 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 हो गया, ये 2 × 2 कितना हो गया 4 हो गया।
और साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो गया। क्या आया, a माइनस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। रूट ले देंगे दोनों साइड, क्या आएगा, a माइनस बी का मैग्नीट्यूड कितना आया, 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 हो जाएगा, स्क्वायर था ना 4 का 2 हो जाएगा। इस 2 को इधर ले आएंगे, वैल्यू इसी की पूछी है ना, a माइनस बी अपॉन 2 कितना आएगा, साइन ऑफ थीटा बाई 2। तो आंसर कितना आएगा हमारा, साइन थीटा बाई 2। तो यहाँ पे मेन क्या था, ये वाला पता होना चाहिए हमें, ये रिजल्ट पता होना चाहिए कि a माइनस बी का स्क्वायर क्या आएगा, a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट, इस पॉइंट से पास हो रही है भाई इक्वेशन ऑफ प्लेन की, एंड कंटेनिंग द लाइन, और इस लाइन को कंटेन कर रही है। तो देखो क्या होती थी हमारी, प्लेन की इक्वेशन लिखेंगे पहले। तो प्लेन की इक्वेशन क्या होती थी हमारी, a x माइनस x1 प्लस बी वाई माइनस y1 प्लस सी जेड माइनस z1। वहाँ पे x1 y1 और z1 क्या होते हैं, हमारे पॉइंट होते हैं जिससे पास करती है, और a b c क्या होते हैं, हमारे नॉर्मल, जो इस प्लेन के क्या होते हैं, हम नॉर्मल के साथ मल्टीप्लाई करते थे ना, एन डॉट आर लेते थे, तो ये क्या होते हैं, नॉर्मल के पॉइंट होते हैं हमारे, ठीक है। तो ये पास किससे कर रही है, x1 कितना है, किससे पास, थ्रू दिस x माइनस 0 प्लस बी वाई माइनस 7 प्लस सी जेड माइनस 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 प्लस कितना हो जाएगा, 7 इक्वल्स टू 0। तो देखो इसको 1 नाम लेंगे। वैल्यू अब किसकी निकालनी रहेगी, अगर मेरे पास a b और c की वैल्यू आ जाए तो क्या आ जाएगी, मेरी नॉर्मल की इक्वेशन, प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। तो a b c कैसे निकालेंगे, क्या दिया हुआ है मुझे, एक लाइन दी हुई है, जो वो प्लेन है ना उस लाइन को क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है। तो ये लाइन किस पॉइंट से पास कर रही है, हमारी जो हमारी लाइन है वो किस पॉइंट से पास कर रही है, -1 3 और -2 से पास कर रही है। और डायरेक्शन क्या है इस लाइन की, डायरेक्शन ऑफ लाइन, डायरेक्शन ऑफ लाइन क्या है हमारी, -3 2 और 1, ठीक है। इस पॉइंट से पास कर रही है ना हमारी लाइन, तो हम क्या निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको ए पॉइंट नाम दे देते हैं, इसको पी देते हैं। तो एक ए पी वैक्टर क्रिएट करेंगे भाई, हम ए पी वैक्टर क्रिएट करेंगे। ए क्या है मेरा, जो प्लेन जिस पॉइंट से पास हो रहा है, और पी क्या है मेरा, जो लाइन का पॉइंट है, मतलब लाइन जिस पॉइंट से पास हो रही है। तो मेरा ए पी पॉइंट क्या आएगा भाई, ए पी पॉइंट आएगा मेरा, इसमें से माइनस कर लो या उसमें से कर लो, मतलब 0 माइनस -1 हो जाएगा, और 7 माइनस 3 कितना आएगा, और -7 माइनस ऑफ -2 हो जाएगा। तो क्या आया मेरा, ए पी वैक्टर क्या आएगा मेरा, यहाँ पे ए पी मतलब पॉइंट आ जाएगा ये 1 7 माइनस 3 4 हो गया, और -7 माइनस माइनस प्लस 2 कितना आ गया, -5 आ गया। देखो ए पी वैक्टर क्या आया मेरा, जो कि मतलब P प्लेन का पॉइंट है, और A है जो मेरा, मतलब P मेरा लाइन का पॉइंट है और A मेरा प्लेन का पॉइंट है। तो इन दोनों को कनेक्ट करने वाला एक वेक्टर आ गया, किसको, एक प्लेन को, और प्लेन जो कंटेन कर रहा है उस लाइन को, उन दोनों को कनेक्ट कर दिया हमने, AP आ गया मेरा वेक्टर। अब क्या करना है, हमने तो n वेक्टर निकालना है, जो नॉर्मल, जहाँ से हम A B C की वैल्यू आएंगी। तो n जो नॉर्मल वेक्टर निकलेगा वो कैसे निकलेगा, डायरेक्शन क्या है लाइन की डायरेक्शन, और जो ये पॉइंट है इनकी जो क्रॉस प्रोडक्ट आती है ना, वही होती है ना मेरा नॉर्मल वेक्टर। क्या होएगा, मान लो कि ये ए पी था मेरा, और इसको है मैंने कुछ भी आर वेक्टर नाम दे दिया इसको, ठीक है। तो क्या आएगा, आर क्रॉस ए पी, क्रॉस प्रोडक्ट आती है ना मेरी नॉर्मल, ये आगे हम जब पूरा टॉपिक करेंगे ना तब देखेंगे कि जो ये क्रॉस प्रोडक्ट होती है ना, ये प्लेन के नॉर्मल होती है, ठीक है। तो यही हमारा नॉर्मल वेक्टर बनता है। तो क्रॉस कैसे निकालते थे हम, वेक्टर की फॉर्म में, आई जे के, आर के कंपोनेंट क्या है मेरे, -3 2 और 1 है, ए पी के क्या है 1 4 और -5 है। तो यहाँ से मेरा एन वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं हम, आई के साथ क्या आएगा, ये गया -10 -4 कितना आया, -14, ठीक है। माइनस जे करेंगे, जे के साथ क्या आएगा, 5 × 15 15 -1 हो जाएगा, और प्लस के साथ क्या आएगा, के साथ आया 4 × 12 -12 -2 आएगा, ठीक है। कितना आया, -14 आई आया, -14 जे आया, और -14 के आया। तो देखो इस वेक्टर को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ ना, आई प्लस जे प्लस के, क्यों,
क्योंकि ये वाला वेक्टर अगर मैं कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ, डायरेक्शन तो सेम ही होती है ना हमारी, मतलब वहाँ पे हम करेंगे ये भी जब सिलेबस में करेंगे, मतलब होता है ये कि भी अगर मैं मान लो i प्लस जे प्लस के है जो इसकी डायरेक्शन है, अगर मैं किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ तो उसकी डायरेक्शन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता भी। तो यहाँ से जो मेरा n वेक्टर आया, यहाँ से ए बी सी की कितनी वैल्यू आ जाएगी मेरी, ए की इसका कोफिशेंट कितना है 1 है, बी का इसका कोफिशेंट जे का कोफिशेंट 1 है और के का कोफिशेंट भी 1, ए बी सी की वैल्यू कितनी आई 1 1 आ गई। तो किस में 1 में पुट करेंगे, ए की वैल्यू 1, x माइनस 0 प्लस वाई माइनस 7 और प्लस जेड प्लस 7 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा मेरा। देखो यहाँ पे तो कितना है x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, 7 से 7 कैंसिल इक्वल्स टू 0 आएगा। तो प्लेन की इक्वेशन क्या आएगी भी, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0। तो हमारा थर्ड पार्ट आएगा। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, A delegation of 5 students is to be formed from a group of 10 students if 3 particular students want to remain together where 2 particular students do not want to remain together then the number of selection is। तो number of selection क्या कह रहा है कि मान लो टोटल 10 स्टूडेंट है, उसमें से 5 हमने सेलेक्ट करने हैं, उस 5 में से वो कह रहा है कि 3 पर्टिकुलर स्टूडेंट तो हैं जो साथ में रहना चाहते हैं, मान लो वो ए बी सी हैं, ठीक है, ये तीनों तो साथ में रहना चाहते हैं, लेकिन डी ई मान लो दो और ये दोनों साथ में रहना ही नहीं चाहते कि भी अगर एक को सिलेक्ट कर रहे हैं तो दूसरे को सिलेक्ट नहीं करेंगे हम, ठीक है। तो केस क्या बनेंगे, मान लो कि हमने फर्स्ट केस मान लिया, ए बी सी वो हैं जो साथ में रहना चाहते हैं, डी ई वो हैं जो साथ में नहीं रहना चाहते, ठीक है। अब देखो टोटल मान लो केस 1 बनाया मैंने कि मैं ए बी सी को सिलेक्ट करूं, ए बी सी तीनों को लूं, ए बी सी को क्या कर लिया मैंने, इंक्लूड कर लिया। अगर मैं ए बी सी को इंक्लूड कर रही हूँ तो 3 तो सिलेक्ट हो गए मेरे, क्योंकि एक को करूँगी तीनों को ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। बाकी कितने बचे, 10 में से 3 गए, 7 बचे। अब 7 में से कितने लूँगी मैं, 7 में से टोटल कितने सिलेक्ट करने थे, 5 करने थे, तो 7 में से कितने सिलेक्ट करूँगी अब मैं सिलेक्ट करूँगी 2 और सिलेक्ट करूँगी। कितने आए टोटल, 7 इंटू 6 1 इंटू 2 कितना आ गया, 21 आ गया। अब देखो ये जो 2 सिलेक्ट किए, अगर ये दोनों सिलेक्ट हो गए होंगे तो डी और ई इनको तो साथ में रखना ही नहीं है, इनको साथ में नहीं रखना है। तो उसके लिए क्या होता है हमारा कि इन दोनों को साथ में नहीं रखना, तो कैसे करते थे हम, 2 माइनस 1 1 फैक्टोरियल, मतलब 1 आ जाएगी, मतलब इन दोनों को साथ में ना रखने की मतलब पॉसिबिलिटी क्या आएगी, 1 आएगी कि भी एक को अंदर रख लेती हूँ, एक को बाहर रख लेते हैं, एक ही पॉसिबिलिटी आएगी ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा मेरा केस 1, जब मैं ए बी सी को इंक्लूड कर रही हूँ और डी और ई मेरे साथ में नहीं है, तो कितनी आएगी टोटल कितना आया, यहाँ से आएगा 21 माइनस 1 20 आ गया, ठीक है, 20 आ गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि तीनों को साथ लिया, टोटल हमारे 7 बच गए, 10 में से 3 को सिलेक्ट किया तो 7 बचे, उन 7 में से 2 सिलेक्ट करने हैं। और अगर वो दोनों सिलेक्ट किए हुए अगर ये ही दोनों आ गए तो क्योंकि इन दोनों को साथ में नहीं रखना ना, तो वो एक पॉसिबिलिटी माइनस कर दी, ठीक है। तो टोटल कितना आ गया, 20 आ गए। अब देखो केस सेकंड बनाएंगे, केस सेकंड क्या आया कि भी मैं ए बी और सी को एक्सक्लूड कर दूं, मतलब पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है ना, 10 में से 5 लेने हैं ना, कि भी ए बी सी को बाहर एक साथ रख लेते हैं। टोटल कितने बचे, 7, मतलब बाहर रख लिया इनको, मतलब इनको तो एक्सक्लूड कर ही दिया बाहर, तो टोटल फिर भी कितने बचे मेरे, 7 ही बचे ना। तो जो 7 बचे, अब उन 7 में से मैं 5 सिलेक्ट करूँगी, क्योंकि इनको तीनों को तो बाहर ही कर दिया, इनमें से तो कोई लेना ही नहीं है। तो 7 में से जब मैं 5 सेलेक्ट करूँगी तो 7C5 कितना आएगा, 7C2 ही होता है, तो ये भी 21 आ गया मेरा। अब देखो जो ये 5 लिए मैंने, तो इनमें भी तो डी और ई हो सकते हैं, इनमें, क्योंकि डी और ई को साथ में रखना ही नहीं है। तो अब डी और ई को बाहर निकालने के तरीके, अब डी और ई को साथ में नहीं रखना है, ठीक है, तो वो वाले हम एक्सक्लूड करेंगे कि भी मतलब डी और ई को साथ रखने वाले तरीके निकाल लेंगे हम कितने हैं, तो वो इसमें से टोटल में से माइनस कर देंगे। तो डी और ई को साथ में रखने के तरीके कैसे निकालेंगे, देखो मान लो कि अब मैंने डी और ई को सिलेक्ट कर लिया डी और ई को। अब देखो 3 पहले ही बाहर निकाल दिए थे, 2 मैंने ये सिलेक्ट कर लिए, 2 किस में से, 7 में से 2 सिलेक्ट कर लिए, कितने और बचे सिलेक्ट करने,
कितने और बचे सिलेक्ट करने, 3। किस में से बचे, 5 में से, क्योंकि 3 को बाहर निकाल दिया, 2 को मैंने सिलेक्ट कर लिया, बचे कितने, 5। 5 में से कितने सिलेक्ट करूँगी, 3 सिलेक्ट करूँगी। तो 5C3 कितना आएगा, 5 4 इंटू 3 1 इंटू 2 इंटू 3 हो जाएगा। तो कितना आया, 10 आया। देखो ये क्या आया मेरा, ये आया कि अगर मैं डी और ई को साथ में सिलेक्ट करती हूँ, लेकिन केस कौन से निकालने थे हमने कि भी मेरे ए बी सी भी बाहर हैं और जो मेरे डी और ई हैं वो साथ में भी नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो 21 माइनस 10 आ जाएगा। टोटल कितने आए मेरे, 11 आ गए। ठीक है, तो यहाँ से केस 2 से 11 केस बने और केस 1 से कितने बने मेरे 20। तो टोटल कितने आएंगे, टोटल आएंगे मेरे 20 + 11 आएंगे। आंसर कितना आया भाई, 31 आएगा, जो कि किसी भी ऑप्शन के साथ मैच नहीं कर रहा है। इस ऑप्शन पे या तो इन्होंने ये मेंशन करना था कि भी आपने इन तीनों पर्टिकुलर स्टूडेंट को चूज ही करना है, मतलब इनको अंदर मतलब लेके ही आना है इनको, तो एक्सक्लूड वाला केस ना लगाया हो इन्होंने। इस क्वेश्चन पे भी ऑब्जेक्शन लगा था और इसका मतलब इसके मार्क्स सबको मिले थे, लेकिन इसका आंसर क्या आएगा, टोटल 31 आएगा। या तो इन्होंने ये सोच के किया कि ये वाला केस ले लेंगे, इससे तो फिर 20 आंसर आ जाता है। लेकिन केस तो ये भी बन सकता है ना कि भी ए बी सी में तीनों को ही सिलेक्ट ना करूं, उन तीनों को ही बाहर रख दिया। एक साथ रखना है, या तो मैं अंदर सिलेक्ट कर लूं या फिर तीनों को बाहर रख लूं, तो ये वाला भी केस भी बनेगा ना, ये वाला भी। तो टोटल कितने बनते हैं, 31 बनते हैं। ठीक है, आई होप आपको सोल्यूशन समझ में आए होंगे। तो हमारा 10 क्वेश्चन और रह गए हैं जो इस पेपर के 2023 वाले के एक पार्ट में, और हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।